हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको आपकी कक्षा 5वीं में विषय इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपकी क्लास है 5वीं, विषय है इतिहास। अब इतिहास विषय के अंतर्गत हम आज आपको पढ़ाएंगे स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। क्या पढ़ाएंगे? स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, लेकिन भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 इसलिए क्योंकि हमने पिछले पीरियड में स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति को पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने उसमें कुछ मुद्दे देखे थे। अब उसके आगे के मुद्दे हम इस पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको भाग 2 के रूप में आपके सामने लाया है। तो स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति के बारे में हमने पिछले पीरियड में क्या देखा था, क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ, 2 पॉइंट देखे थे। हाँ, ठीक है, तो चलिए हम आपको पिछले जो हमने मुद्दे देखे थे उस मुद्दे को थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो क्षेत्रीय जीवन और नगरीय संस्कृति के बारे में थोड़ी सी प्रस्तावना बताई थी कि भाई कि क्षेत्रीय जीवन क्या है और नगरीय संस्कृति क्या है। ठीक है, कैसी है। उसके अंतर्गत हमने 2 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था धातु का उपयोग। धातु का उपयोग के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो थॉमसन जो एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने उन प्राचीन कुछ वस्तुएं थी, जो प्राचीन कुछ वस्तुएं बनाई थी उनके पास, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद यूरोप के जो संग्रहालय है वहाँ पर उन्होंने इन वस्तुओं की एक पद्धति बनाई, जिस पद्धति का नाम था त्रियुग पद्धति। ठीक है, अब त्रियुग पद्धति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, एक था पत्थर से बने हुए हथियार, है ना, दूसरे थे तांबे से बने हुए हथियार और अन्य वस्तुएं, तीसरे थे लोहे से बने हथियार और अन्य वस्तुएं। अब उसमें उन्होंने जो कालखंड थे उसके समय ने के साथ उन्होंने कालखंड इसके बना दिए। कालखंड बनाने के बाद इसमें जो पहला है पत्थर से बने हथियार, उसका पूर्व कालखंड के अंतर्गत इसका कालखंड माना गया। फिर उसके बाद का जो कालखंड था वो तांबे के हथियार का कालखंड माना गया। तांबे के हथियार के बाद का कालखंड लोहे के हथियार का कालखंड माना गया। अब इस कालखंडों को उन्होंने नाम दे दिया। पत्थर से बने हथियार को नाम दिया गया अश्मयुग और तांबे से बने हुए हथियारों और अन्य वस्तुओं को नाम दिया गया ताम्रयुग, और जो लोहे से बने हुए हथियार थे उनको नाम दिया गया लौह युग। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने तीनों को युगों में बांट दिया और नाम दिया, और एक पद्धति और को उन्होंने फिर वहाँ पर परिभाषित किया, समझाया, जिसका नाम था त्रियुग पद्धति। और उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल हुआ। किस धातु का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल, तांबे का। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सोने का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन सोने की हथियार नहीं बन पाए, औजार नहीं बन पाए, क्योंकि सोना बहुत नर्म और नर्म और लचीला होने की वजह से उसके हथियार नहीं बनाए गए। इसीलिए तांबे का इस्तेमाल करके हथियार बनाए गए। इसीलिए माना जाता है कि सबसे पहले इस्तेमाल में आने वाली धातु है तांबा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि चाक पर बनाए गए बर्तन, ये हमारा दूसरा मुद्दा था। दूसरे मुद्दे
क्या था कि जो तारम युग चल रहा था, तारम युग जो एक नवीन आविष्कारों का युग माना गया था, तो वहाँ उस युग में सबसे पहला आविष्कार हुआ था, कौन सा आविष्कार? वेरी गुड, पहिए का आविष्कार। सबसे पहले एक आविष्कार हुआ जिसको जो था पहिया, मतलब पहिए का आविष्कार हुआ था, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले मिट्टी से बनाए गए बर्तनों के लिए किया गया। तो कुम्हार, हमने बताया था कि कुम्हार ने ये इस्तेमाल किया, और कैसे पहले एक तख्ती बनाई गई जिसे गोल गोल घूमती थी, उसके ऊपर बर्तन रख के बनाया करते थे, मिट्टी रख के बर्तन बनाया करते थे। फिर उन्होंने पहिया बनाया जिसकी मदद से वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अब ये तो फिर सबसे पहले इस्तेमाल में आने वाला था तांबा, और ताम्र युग में आविष्कार हुआ पहिए का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने किया, और फिर उसके आगे पहिए का इस्तेमाल वाहनों के लिए किया गया। ठीक है, तो वाहनों के लिए किया गया। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा अगला मुद्दा इसी पर निर्भर है। वो हमारा अगला मुद्दा है व्यापार और परिवहन। व्यापार और यातायात या परिवहन भी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला मुद्दा है जो हम आज समझेंगे। अब इस मुद्दे के अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यापार और परिवहन कैसा है, कैसे हुआ और क्या हुआ। ठीक है, तो चाक के जो बर्तन थे, चाक पर जो बर्तन बनाए जा रहे थे, उस बर्तन बनाने के बाद क्या हुआ था, उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा पर बढ़ गया था। अब वो बर्तन बनाने लगे थे सब लोग, तो बर्तनों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और फिर बढ़ने की वजह से क्या हुआ था कि उसका जो व्यापार है वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो जब ये कालखंड चल रहा था, चाक पर जो बर्तन बनाने वाली वक्त था, जो कालखंड था, उस वक्त सुडौल और सुंदर नक्काशी वाले बर्तन बनाए गए। इस वक्त क्या बनाए गए? अब इसके अंतर्गत सुडौल और सुंदर नक्काशी वाली ठीक है, सुंदर नक्काशी वाले बर्तन इस कालखंड के अंतर्गत बनाए जाने लगे। अब इसमें व्यापार, तो अब क्या हुआ कि पहले ना चाक पर बर्तन बना रहे थे, फिर चाक पे बर्तन बनाने के बाद इस बर्तनों में मतलब और विकास हुआ, मतलब श्रमिकों ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस पे ना एकदम सुंदर नक्काशी कर भी बर्तन बनाने लगे। बहुत सारे हमने देखे ना मिट्टी के बर्तन, उसमें नक्काशी होती है ना, कुछ चित्र बनाए जाते हैं, फूल पौधे, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये ऐसे बर्तन उस वक्त उस कालखंड में बनाए जाने लगे थे। अब इस बर्तन को बनाने वाले जो कुशल श्रमिक थे, जो ये बर्तन बना रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, उन श्रमिकों ने अपने कार्य में सुविधा हो उनको, तो इसलिए ना उन्होंने जिन गाँव में ये व्यापार कर रहे थे उन बर्तनों का, उसी गाँव में इन्होंने एक जगह पर रहने का प्रबंध कर लिया, मतलब एक स्थान पर वो सब लोग रहने लगे। अब जब वो रहने लगे जिस स्थान पर, तो वो कहाँ रहने लगे कि जहाँ पर उन गाँव में रहने लगे कि जहाँ पर जो कच्चा माल था, कच्चा माल सहजता से वो ले सके, अपने बर्तन बनाने के लिए उनको अच्छे से मिल जाए और उनको सुविधाजनक रहे वहाँ पर रहना। तो ऐसे ही गांव में उन्होंने उन कुशल श्रमिकों ने एक बस्ती बना ली, मतलब सारे श्रमिक इकट्ठा होकर रहने लगे और उन्होंने एक अपनी बस्ती बना ली एक गांव में। और बस्ती बनाने के बाद क्या हुआ कि उन वस्तुओं का उत्पादन फिर का एक केंद्र, एक विशिष्ट क्षेत्र निर्मित हो गया। आया यहाँ तक समझ में? क्या हुआ कि यहाँ पर फिर क्या था कि जो श्रमिक थे
श्रमिकों का क्या हुआ, एक बस्ती बनी। ठीक है, अगर हम देखें तो कहाँ बनाए उन्होंने बस्ती, जहाँ पर उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल सके। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक बस्ती बना ली। फिर बस्ती बनाने के बाद जो उनका व्यापार था, वो व्यापार उनका बहुत आसानी से यहाँ पर होने लगा। वस्तुओं के उत्पादन का एक केंद्र बन गया वह गांव। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक केंद्र बन गया, कैसे कि लोगों को पता चल गया कि ये गांव में यहाँ पर नक्काशी वाले बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि सारी एक बस्ती ही बन गई थी और फिर बर्तन बनाए जाते थे, तो लोगों के लिए वो एक केंद्र बन गया था बर्तनों का। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक बस्ती या फिर एक इलाका ही है जहाँ पर ये लोग एक उनकी एक बस्ती टाइप ही बना है। जैसे अगर हमारे मोहल्लों में भी है कि एक मोहल्ला है जहाँ पर वो सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक लाइन से या लाइन से रहते हैं, सब उन्हीं के घर है और वही बर्तन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक क्षेत्र निर्मित हो गया और क्षेत्र से फिर क्या हुआ, उनको एक गांव बन गया। ठीक है, पहले वो आए, छोटा सा एक उनका ग्रुप था, उस ग्रुप के जरिए उन्होंने एक क्षेत्र बना लिया, क्षेत्र से फिर वो गांव निर्मित हो गया। अब क्या हुआ कि जो वस्तुओं का उत्पादन है फिर यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने लगा, है ना। क्या हुआ फिर, वस्तुओं का उत्पादन, क्या हुआ, वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने लगी। फिर वृद्धि के बाद क्या हुआ कि इसके साथ साथ व्यापार वृद्धि हुई, है ना। जब वस्तुएं ज्यादा बनेंगी तो उसका व्यापार भी ज्यादा होगा ना, तो इसमें फिर व्यापार में वृद्धि हुई। फिर इसी कारण क्या हुआ, जो परिवहन है, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक है। फिर जैसे ही व्यापार बढ़ा तो उसके साथ साथ क्या हुआ, परिवहन भी बढ़ा। परिवहन प्रणाली में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी परिवहन प्रणाली की आवश्यकता हुई, क्योंकि देखो व्यापार हमने देखा है इतिहास के अंतर्गत ही कि व्यापार जब बढ़ता है तो फिर व्यापार बढ़ने की वजह से फिर आयात निर्यात होता है, तो वहाँ पर हमें परिवहन यातायात के तौर पर भी हमें फिर बहुत ज़्यादा यातायात भी हमारा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर परिवहन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। फिर इसी काल में फिर क्या हुआ, अब परिवहन प्रणाली की आवश्यकता पड़ने की वजह से इस्तेमाल यहाँ पर किसका हुआ, पहियों की गाड़ियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर क्या हुआ, पहियों की गाड़ियों का प्रयोग, क्या हुआ, पहियों की गाड़ियों का प्रयोग। ठीक है, फिर यहाँ पे पहियों की गाड़ी का प्रयोग प्रारंभ हो गया। लोगों को अपने व्यापार में व्यापार जब उत्पादन का व्यापार करने लगे, व्यापार के लिए उन्होंने परिवहन की आवश्यकता होने की वजह से उन्होंने अपनी यातायात के लिए पहियों की गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब पहियों की गाड़ी, जो पहियों पर चलने वाली गाड़ियां थी, उसका सर्वप्रथम उपयोग, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले पहियों की गाड़ियों का इस्तेमाल कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया, एक जगह है मेसोपोटामिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, पहला उपयोग हुआ गाड़ियों का। ठीक है, यहाँ पर पहियों की गाड़ी का सबसे पहले उपयोग हुआ वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, अब
यहाँ पर उपयोग होने के बाद क्या हुआ कि ऐसा हुआ, फिर यहाँ से इनका उपयोग शुरू हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि व्यापार हुआ, वस्तु बनी, फिर व्यापार हुआ, व्यापार के बाद हमें यातायात की आवश्यकता के लिए पहियों की गाड़ी का इस्तेमाल करना प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद हड़प्पा जो संस्कृति है ना, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु, जिसे सिंधु संस्कृति भी कहेंगे, हड़प्पा संस्कृति, जिसे सिंधु संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या हुआ कि जो इस संस्कृति में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन नगरीय संस्कृति थी। यहाँ पर क्या थी? उपमहाद्वीप की, उपमहाद्वीप की क्या थी? प्राचीन नगरीय संस्कृति थी। अब यहाँ से देखो नगरीय संस्कृति के बारे में आ रहा है कि उपमहाद्वीप की प्राचीन नगरीय संस्कृति, एक संस्कृति हुआ करती थी हड़प्पा में, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर ना इसमें पहियों वाले खिलौने बनाए गए, और वहां पर ये खिलौने वहां से स्टार्ट हुए। क्या है? पहिए वाले खिलौने। देखा है आप लोगों ने खिलौने पहिए वाले? हाँ, देखा है ना। देखो पहिए वाले खिलौने हैं, आज भी आते हैं, जैसे मेलों में ये खिलौने आते हैं, है ना। बहुत बार देखा है हमने, रास्तों पर ये लोग भी ऐसे बैठे रहते हैं। बहुत अलग क्षेत्र से नजर आने वाले वो लोग दिखते हैं, और पहियों वाली वहां पर ऐसी इस टाइप के, जैसे ट्रक है ना, ट्रक वगैरह रहते हैं, ऐसे पहियों वाले खिलौने रहते हैं, जहाँ पर ये पहियों वाले ऐसे खिलौने रहते हैं। इस टाइप के भी ये खिलौने रहते हैं, ठीक है। ऐसे खिलौने रहते हैं, ट्रक रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहियों वाले, हड़प्पा संस्कृति में पहियों वाले खिलौनों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारा था पहला। अगला मुद्दा जो था व्यापार और यातायात, इसके अंतर्गत हमारा अगला मुद्दा हम देखेंगे, पहले साफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अगला मुद्दा है नगरों का उदय और लिपि। क्या है हमारा मुद्दा? नगरों का उदय और लिपि, ठीक है। नगरों का उदय और लिपि। अब इस मुद्दे के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि दूर तक फैला हुआ व्यापार। अब यहाँ पर व्यापार हमने पहले मुद्दे में देखा ना, तो इसके आगे देखेंगे कि भाई दूर तक फैला हुआ जो व्यापार था, ये व्यापार का जो माल था वो परिवहन और बड़ी मात्रा में होने लगा था। जो मतलब पहले व्यापार भी बड़ी मात्रा में हुआ, फिर परिवहन भी इसके साथ साथ बड़ी होने लगा, फिर बड़ी मात्रा में उसके उत्पादन करने के लिए क्या हुआ, उत्पादन का के केंद्रों के कारण, मतलब क्या कि दूर तक फैला हुआ व्यापार, उत्पादन केंद्र के कारण, परिवहन के कारण अनेक प्रकार के करने वाले जो श्रमिक थे, ये जो व्यापार थे, ये व्यापार करने वाले श्रमिक थे, वो एक स्थान पर आ गए। हमने बताया ना पहले कि ये लोग एक स्थान पर आ गए। अब एक स्थान पे आ गए, तो एक स्थान पे आने की वजह से क्या हुआ, नगरों का निर्माण हो गया। नगरों का निर्माण होने की वजह से नगरीय संस्कृति देख रहे हैं ना, नगरों का उदय कैसे हुआ, फिर नगरों का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर नगरों का निर्माण होने के बाद फिर व्यापार और उत्पादन जो था का स्थायी रूप से हिसाब किताब आवश्यक हुआ। क्या हुआ, आए मजदूर, आए जो थे, श्रमिक आए, श्रमिक आने के बाद नगरों का निर्माण हुआ, है ना। यहाँ पे जैसे देखो श्रमिक आए, श्रमिक आने के बाद क्या हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण।
फिर नगरों का निर्माण के बाद क्या हुआ, उनकी ना हिसाब किताब की जब उत्पादन होने लगा तो उत्पादन की वजह से उनके हिसाब किताब के करने की जो है ना, स्थायी रूप से हिसाब किताब करने की आवश्यकता हुई। क्या हुई? हिसाब किताब की आवश्यकता। अब हिसाब किताब की आवश्यकता होने के बाद क्या हुआ, हिसाब किताब की आवश्यकता पहले भी थी, तो हिसाब किताब के लिए ना पहले ना सांकेतिक चिन्हों का उपयोग किया जाता था। किसके लिए? हिसाब किताब के लिए। किसका? सांकेतिक चिन्हों का उपयोग किया जाता था। देखो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई हिसाब किताब के लिए क्या किया जाता था। जैसे देखिए कि भाई सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह और प्रतीकों, है ना, चिन्ह हुआ करते थे, आज भी है, तो इनका ना इस्तेमाल किया जाता था पहले भी। लेकिन अब क्या हुआ कि सांकेतिक जो चिन्ह युक्त जो खपते थी, मतलब ऐसे स्टैम्प लगाते थे, है ना, वो स्टैम्प लगाते थे, वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं आज भी, और उस वक्त भी पाए जाते थे। तो व्यापार और उत्पादन में हुई वृद्धि की वजह से क्या हुआ कि जो हिसाब किताब में बढ़ते हुए कार्य थे, इन कार्यों के कारण सांकेतिक चिन्ह और प्रतीक के समय पहले समय से चलते आ रहे हैं। अब ये चलते आ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ कि उन सांकेतिक चिन्हों में पहले भी चलते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि उन सांकेतिक चिन्हों में, अब बोले तो जब नगरों का उदय हो रहा था, तब नगरों के उदय होने के वक्त क्या हुआ कि इन सांकेतिक चिन्हों में परिवर्तन आया, थोड़ा सा सुधार लाया। सांकेतिक चिन्हों में क्या हुआ? सुधार, एक सुधार लाए। सुधार लाने के बाद क्या हुआ? सुधार आया, पहले इस्तेमाल होता था लेकिन अब ना सुधार आया। अब ये सुधार आने की वजह से क्या हुआ, उन्हें संस्करित किया गया। किन्हें? सांकेतिक चिन्हों को। सुधार कैसा आया कि उन्हें ना संस्करित किया गया। ठीक है, अब इन्हें संस्करित किया गया इन चिन्हों को, और इन चिन्हों को संस्कृत करने के बाद क्या हुआ, फिर हर नगर में अपनी अलग अलग एक लिपि उत्पन्न हुई। फिर इसके पे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, नगरों में लिपि उत्पन्न हुई, मतलब सबकी अपनी अपनी लिपियां बन गई, है ना, ये उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर हमने देखा नगरों का उदय कैसा हुआ, लिपि कैसे बन गई। ठीक है, यहाँ आपकी पुस्तक में चित्र भी दिए हैं, ऐसे एक पॉट बना हुआ है, पॉट है जो मिट्टी का बना हुआ है, या कोई भी ऐसे चित्र बने हुए हैं, है ना, ये ऐसे पॉट बना हुआ है। ठीक है, अब ये पॉट बना हुआ है, अब ये सांकेतिक चिन्ह क्या है, तो उस पर ऐसे चिन्ह दिए गए हैं, या कुछ भी ऐसे हैं, उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के चिन्हों की वजह से हर क्षेत्र की, हर नगर की अपनी अपनी लिपि बनने लगी। ठीक है, जिससे वो पहचान में आ सके कि भाई ये चिन्ह कहाँ के हैं, किसके हैं। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आया। अब हमारा अगला और आखिरी मुद्दा है जो हम इसमें स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे। तो हमारा अगला मुद्दा है नगरीय समाज व्यवस्था। नगरीय समाज व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे व्यापार देख लिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई नगरों का कैसे उदय हुआ। अब इसके बाद, अब नगरों का उदय होने के बाद व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है ना। तो अब यहाँ पर नगरों में जो समाज व्यवस्था कैसे भाई रखी जाए, इसके बारे में हम इस मुद्दे में देखेंगे। अब इस मुद्दे में समाज व्यवस्था क्या है, अब देखो विश्व भर में क्या हुआ कि जो प्राचीन नगरीय संस्कृति है, संस्कृति का उदय और विकास हुआ। क्या हुआ विश्व भर में? प्राचीन नगरीय संस्कृति,
उदय, प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। अब इसके उदय में इसका प्रमुख कारण था, इस उदय का प्रमुख कारण क्या था कि व्यापार में वृद्धि होना था। क्या कारण था? कारण है कि भाई व्यापार में वृद्धि, कारण व्यापार में वृद्धि, ये इसी वजह से इसका विकास करना, इस मतलब व्यापार में वृद्धि की वजह से ही नगरों का उदय हुआ, फिर नगरों के उदय होने की वजह से ही व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है, ये यहाँ तक के है, लेकिन इसका प्रमुख कारण ये हो था, लेकिन इसके कारण, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो कृषि जो देखो नगरीय जो संस्कृति है उसकी नींव जो है ना, ये इसका कारण था ये, लेकिन इसकी नींव किसे माना जाता है कि जो नगरीय संस्कृति की नींव है वो है नवाश्म युग की कृषि संस्कृति पर आधारित है। कारण ये है, लेकिन जो नींव है ना, नींव किस वजह से रखी गई है? नवाश्म युग की कृषि संस्कृति पर। ठीक है, फिर यहाँ पर नींव इसकी इस संस्कृति पर रखी गई है। अब कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं थी, जो मान्यता थी, उन मान्यता को हुई थी, कुछ मान्यता हुई थी। अब उस मान्यता को वह नागरीय संस्कृति में भी अबाधित रही, मतलब जो इस कृषि संस्कृति की मान्यता थी बहुत रूढ़ थी। ठीक है, अब ये मान्यता नगरीय संस्कृति में भी अबाधित रही। ठीक है, अब नगरीय संस्कृति में अबाधित रहने की वजह से क्या हुआ कि जो फिर क्या हुआ, व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न नगरों में रूढ़ी हुई। फिर श्रद्धाएं और जो मान्यताएं हैं उन पर आधारित जो सामूहिक आचरण था, आचरण और पर्वों को अधिक महत्व दिया। क्या हुआ? सामूहिक आचरण और पर्वों को महत्व, फिर महत्व दिया गया, पर्वों को अधिक महत्व दिया गया। अधिक महत्व देने की वजह से क्या हुआ कि फिर क्या है, अनेक नगरों में फिर महत्व दिया गया, अनेक नगरों में अभिभव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभिभव्य मंदिरों का निर्माण, ठीक है, अब अभिभव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। अब नगरों की जो शासन व्यवस्था थी, नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार जो है मंदिरों के प्रमुख के हाथ में आए, उसके नियंत्रण में आए। क्या है? नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार, ठीक है, ये अधिकार किसे मिले? मंदिरों के प्रमुखों को। ठीक है, मंदिरों के प्रमुख को। ठीक है, अब मंदिरों के प्रमुख को के अधिकार मिल गए, और फिर जो मंदिरों के जो इस व्यवस्था के जो अधिकार है वो मिल गए। फिर क्या हुआ कि जो कालांतर में जो मंदिर के जो प्रमुख हुए थे, जो कालांतर में मंदिर का प्रमुख पद और राज्य पद एक ही इंसान को मिल गया। पहले अलग अलग हुआ करते थे, कालांतर में ये एक ही व्यक्ति के पास आ गया। फिर कालांतर में ये क्या हुआ, कालांतर में प्रमुख पद एवं राज्य पद एक व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में आ गया,
कौन से मंदिर के प्रमुख के ही हाथ में राज्य पद और प्रमुख पद मंदिर का आ गया। अब क्या हुआ कि फिर आ गया और फिर यहाँ से ही प्रारंभ हुआ, यहाँ से प्रारंभ हुआ प्राचीन नगरीय संस्कृतियाँ। ठीक है, यहीं से ये वही वक्त है जब प्राचीन नगरीय संस्कृति का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ फिर? प्राचीन नगरीय संस्कृति का प्रारंभ। ठीक है, तो ये था हमारा नगरीय समाज व्यवस्था। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि भाई कैसे नगरों की व्यवस्था हुई और वहाँ से ही नगरों की संस्कृतियाँ प्रारंभ हुई, नगरों की संस्कृतियाँ प्रारंभ होने का दौर शुरू हुआ। ठीक है, अब नगरीय स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति के अंतर्गत हमने 2 पार्ट्स में इसको पूरा कंटिन्यू किया है, जिसके अंतर्गत हमने 5 पॉइंट्स देखे थे। पहला, धातु का उपयोग। दूसरा, चाक पर बनाए गए बर्तन। तीसरा, व्यापार और परिवहन। चौथा क्या है? नगरों का उदय और लिपि। और 5वां है नगरीय समाज व्यवस्था। ठीक है, अब आज हमने व्यापार और यातायात परिवहन को देखा कि किस तरह से बर्तन। अब देखो, हमने देखा था कि भाई धातु का पहले इस पूरे 5 पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे हुआ कि जो हमको अच्छे आसानी से समझ में आई कि पहले धातु का उपयोग हुआ, धातु का उपयोग होने के बाद फिर उस धातु के उपयोग के बाद तांबे का उपयोग हुआ, तांबे का उपयोग होने के बाद औजारें तांबे के उपयोग से बनाई गई। फिर बाद में हम लोगों ने चाक पर बनाए हुए बर्तन देखे, जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तन बनाए गए। अब मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन का उत्पादन बहुत हुआ। फिर उत्पादन होने की वजह से क्या हुआ? व्यापार हुआ। व्यापार के बाद व्यापार बढ़ने की वजह से मजदूर एक ही जगह पर आने लगे। आने के बाद क्या हुआ? इस व्यापार को करने के लिए उन्हें यातायात परिवहन की आवश्यकता हुई। तो आवश्यकता होने की वजह से उन्होंने क्या किया? पहियों की गाड़ियों का इस्तेमाल किया, है ना। और पहियों की गाड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद इन पहियों का मतलब बढ़ते गया, तो जिसमें हमें बताया है कि हड़प्पा संस्कृति में पहियों के खिलौने का इस्तेमाल बनाए जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मजदूर लोग आ गए और मजदूर जो श्रमिक थे वो आ गए, और आने की वजह से उन्होंने एक क्षेत्र बनाया, क्षेत्र से नगर बना दिया। नगरों का फिर उदय हुआ। नगरों का उदय होने के साथ साथ फिर क्या है? हिसाब किताब की आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता के बाद कुछ हिसाब किताब के लिए कुछ सांकेतिक चिन्ह और प्रतीकों का इस्तेमाल पहले भी होता था, लेकिन इस दौर में उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। थोड़ा सा बदलाव आने की वजह से उन्हें क्या हुआ? थोड़ा सा संस्कारित कर दिया गया। किसे? सांस्कृतिक चिन्हों को। उसे करने के बाद फिर हर नगर ने अपने अपने अलग अलग क्या किए? लिपियां बनाई। ठीक है, यहाँ पे लिपि बनी और उदय हुआ। ठीक है, अब उदय और लिपि होने की वजह, जब एक नगर बन जाता है, एक नगर बनने के बाद एक समाज कैसे रहेगा, तो उस नगर में हर इसका, नगर बोले या फैमिली परिवार भी बोलो, तो उसमें एक व्यवस्था होती है कि कैसे है, कब सोना है, कब उठना है, खाना पीना रहना, ये सारी एक डिसिप्लिन के तौर पर कुछ ना कुछ होता है। उसी तरह नगरों का व्यवस्था और नगरों की समाज व्यवस्था के लिए फिर व्यवस्था हुई। व्यवस्था होने के बाद क्या देखा था हमने कि सबसे पहले प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। उदय का कारण क्या था? व्यापार में वृद्धि, कारण ये था। लेकिन व्यापार में वृद्धि का कारण था, लेकिन उसकी नींव नवाश्म युग की कृषि जो संस्कृति है ना, उस पर रखी गई। अब उस पर रखने की वजह से क्या है कि उसमें इस संस्कृति में क्या था कि जो सामूहिक आचरण और पर्वों का महत्व दिया गया। तो इस नगरीय संस्कृति में भी फिर क्या हुआ? अभी भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। उन मंदिरों का जो क्या था, जो प्रमुख हुआ करता था, उसके हाथ में नियंत्रण था नगरीय शासन का अधिकार। उसको मंदिरों के प्रमुख को
नगरों के शासन व्यवस्था का अधिकार मिला मंदिरों के प्रमुख को। फिर क्या हुआ कि कालांतर में जो मंदिरों का जो प्रमुख पद और राज्य पद एक ही इंसान को मिले। फिर यहाँ से शुरू हुआ प्राचीन नगरीय संस्कृति का प्रारंभ। ठीक है, इस तरह से हमने अपने पॉइंट के अंतर्गत हमने बताया कि स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति किस तरह से प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, कहाँ गई और उसमें क्या क्या बदलाव आए और उसमें क्या क्या हमें देखने को मिला, ये हमने इसके अंतर्गत देख लिया। ठीक है, यहाँ पर अपना अध्याय समाप्त होता है और अब इस अध्याय को समाप्त होने के बाद हम आपको गृह कार्य में ये बताएंगे कि आप हमें एक आपको एक्टिविटी देते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी ये है कि हमने यहाँ पर देखा ना कि अब वस्तु धातु देखी ना, अब धातु बहुत तरह की देखी, जिसमें हमने यहाँ पर आपकी बुक में भी है पहिए के बने हुए कुछ खिलौने का नाम सुना है ना। तो आप लोग इस एक्टिविटी के अंतर्गत गृह कार्य के लिए हम देंगे एक एक्टिविटी, ठीक है, कृति देंगे करने के लिए। इसके अंतर्गत हम क्या देंगे कि आपको पहियों के बने खिलौने बनाकर लाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पहियों के बने खिलौने बना के लाना है। खिलौने बोले तो जिसमें आप ट्रक बना सकते हो, ट्रैक्टर बना सकते हो, जो माल की गाड़ियाँ होती है वो भी बना सकते हो, बग्गी बना सकते हो। ठीक है, जो पुराने प्राचीन काल में बनाए जाते थे, इस्तेमाल में की जाती थी। ठीक है, तो आपको ये अपना गृह कार्य इसमें समाप्त करना है और हमें बताना है, बना के बताना है। ठीक है, तो फिर आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।